क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। इंडियन पॉलिटी के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आज हमें डिस्कस करने हैं एंड ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपके लिए होने वाला है। देखिए, आज हम ऑलमोस्ट पार्लियामेंट के कॉन्सेप्ट्स खत्म करने जा रहे हैं, जिसमें हम पार्लियामेंट्री कमेटीज़ एंड फोरम दोनों की बात करने जा रहे हैं। तो कमेटीज़ प्लस फोरम की भी बात करेंगे। तो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ एंड फोरम, इन दोनों को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ताकि इसके बाद हमें इनके बारे में ना जानना पड़े, ना पढ़ना पड़े, और यहाँ से हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ एंड फोरम है क्या, कैसे यूज़ होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं इसके, कैसे बनाए जाते हैं। देखिए, पार्लियामेंट में जब आपको मैंने अभी पढ़ाया था कि एक बिल आता है, और जब बिल आता है तो बिल को कैसे डिस्कस किया जाता है। बिल को डिस्कस करने के लिए 3 तरीके बताए थे: फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग एंड थर्ड एंड फाइनल रीडिंग। तो जो फर्स्ट रीडिंग है उसमें क्या होता है उसके बारे में डिस्कस यहाँ किया गया है। देखिए, जब भी फर्स्ट रीडिंग होती है तो उसमें सिर्फ एक चीज़ होती है कि उसे जर्नल में डाल दिया जाता है, गैजेट्स ऑफ इंडिया जिसे आप बोलते हैं, उसमें वो प्रिंट हो जाता है, वहाँ से उसको आगे बढ़ाया जाता है। अब जो चीज़ गैजेट्स ऑफ इंडिया में प्रिंट होती है उसके बारे में बेसिक चीज़ें आपको पता चल जाती हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट है, इसका ये प्रपोजल है, ये बिल इस पर्पज़ के लिए है। फिर सेकंड रीडिंग में आपने देखा था, सेकंड रीडिंग में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। भाई सेकंड रीडिंग जब चलती है तो बहुत कॉन्सेप्ट्स होते हैं। उसी में जब चलता है कि पहला आप उसका डिस्कशन करें, दूसरा कमेटी, तीसरा कंसिडरेशन। तो जो दूसरा कमेटीज़ था, उन कमेटीज़ से रिलेटेड चीज़ें भी यहीं आती हैं। अब कमेटीज़ में जब आ जाता है उसके बाद इसका थर्ड फेज़ स्टार्ट होता है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो इसके बाद इसका थर्ड फेज़ चलता है। तो इसके थर्ड फेज़ में और बेसिक चीज़ें आती हैं जो आप और हम नहीं समझते, बट वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हमारे एग्ज़ाम को पास कराने और हमारे रोल के लिए बहुत काउंट करती हैं। क्योंकि अगर आप कमेटीज़ के डिस्कशन को ठीक से कर लेते हैं तो प्रोबेबली आपको और कुछ एग्ज़ाम के लिए फिर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हकीकत है। तो कमेटीज़ की बात करेंगे तो पार्लियामेंट में 2 तरीके की कमेटीज़, एक स्टैंडिंग कमेटी, एड हॉक। एड हॉक को टेम्परेरी कमेटी बोलते हैं, एक पर्पज़ के लिए आता है। स्टैंडिंग कमेटीज़ परमानेंट होती हैं। स्टैंडिंग कमेटीज़ में फाइनेंशियल कमेटीज़ है, डिपार्टमेंटल कमेटीज़ हैं, कमेटीज़ टू इंक्वायर, स्क्रूटनाइज, ऐसी करके 24 कमेटीज़ टोटल हैं जो यहाँ पर काम करती हैं, और 3 फाइनेंशियल। तो ये सारी कमेटीज़ यहाँ पर काम करती हैं। इनके बारे में हमें डिस्कस करना है कि सर ये क्या है, किस तरह रोल प्ले करती हैं, इनका बेसिकली वर्क क्या है, ये हमारे लिए क्या क्या कर सकती हैं, तो इनके बारे में डिस्कशन होगा। अब इसमें देखिए, फाइनेंशियल कमेटीज़ की अगर आप बात करोगे तो फाइनेंशियल कमेटीज़ हमारी हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी कमेटीज़ रेलवे, हेल्थ वगैरह जो हैं वो आपकी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, फिर एडहॉक कमेटीज़ हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज़ हैं। तो इतनी सारी कमेटीज़ हैं। किसी स्पेशल पर्पस के लिए कमेटीज़ आ सकती हैं, किसी नॉर्मल वर्क के लिए कमेटीज़ आ सकती हैं, रेगुलर कमेटीज़ चलती हैं। क्योंकि देखिए, हमारे नेशन में कोई भी काम होता है तो उससे रिलेटेड बहुत सारे डिस्कशन होते हैं जो पेंडिंग रहते हैं, जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होता कि भाई इनके बारे में क्या बात करें, कैसे बात करें, इसके क्या कॉन्सेप्ट्स होंगे, क्या क्लियरिफिकेशन होगा, इनके बारे में लोगों को क्लियर नहीं पता होता। तो उनको क्लियरिफिकेशन देने के लिए भी हमारे पास कमेटीज़ हैं। तो किसी भी इशू को उठा लीजिए, अगर कोई बिल आ रहा है और लोगों को लगता है भाई ये बिल हमारे लिए काम कैसे करेगा, तो उस पर कमेटी बना दीजिए, कोई इशू नहीं है। तो उन कमेटीज़ का डिस्कशन यहाँ किया जाता है। अब आप पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की बात करेंगे तो भाई कमेटीज़ जो बनाई जाती हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये कमेटीज़ बनाई जाती है तो इनको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, किसी टाइम के लिए और किसी फंक्शन के लिए बनाया जाता है, और कोई रीज़न तो होता नहीं इनको बनाने का। तो बेटा, जब इनको बनाया जाता है तो इनके कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं बेसिक, जो हमें फॉलो करने होते हैं, जानने होते हैं। तो उसके बारे में जब ये अपॉइंट किए जाते हैं तो इनको नॉमिनेट या तो स्पीकर करेगा, चेयरमैन एज ऑब्वियस है, या तो लोकसभा काम करेगी, राज्यसभा काम करेगी। अब लोकसभा राज्यसभा को छोड़कर कोई तीसरा कैंडिडेट तो यहाँ जुड़ नहीं सकता। ये जाहिर सी बात है किसके गाइडेंस पे काम करेंगी, या तो चेयरपर्सन या स्पीकर, क्योंकि दोनों जगह सेम फॉर्मूलेज फॉलो होते हैं। इसके बाद ये प्रेजेंट करते हैं जो रिपोर्ट अपने चेयरमैन या इसको, और इसको हर बार जब भी राज्यसभा लोकसभा जो भी अपॉइंट करती है वो एक सेक्रेटरीट देती है कि इसको करे, ठीक है। कंसल्टेटिव कमेटीज़ भी होती हैं जो मेंबर्स पार्लियामेंट के होते हैं, और नॉन पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं जो इन सार कंडीशन को, है ना, नॉन पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं जो इनको फुलफिल नहीं करती। भाई ये जो 4 पॉइंट्स हैं, अगर इनको कोई फुलफिल नहीं करती तो वो नॉन पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, जिसमें पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं होता और उसको हमने बनाया हुआ होता है, तो उसे नॉन पार्लियामेंट्री कमेटी भी बोला जाता है। इसके बाद क्लासिफिकेशन, अगर जनरली हम बात करें तो भाई पार्लियामेंट्री कमेटीज़ 2 होती हैं, स्टैंडिंग, एडहॉक। पहली वाली परमानेंट है स्टैंडिंग कमेटीज़। एडहॉक कमेटीज़ किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाती है, जब वो टास्क खत्म हो जाता है तो उस कमेटी को हम हटा देते हैं। स्टैंडिंग कमेटीज़ बेटा बहुत ज़रूरी है। स्टैंडिंग कमेटीज़ जो हमारे पास हैं वो कितनी हैं, तो एक फाइनेंशियल कमेटीज़ है, इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। एस्टीमेट कमेटी, कमेटी पब्लिक अकाउंट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, PSUs बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों पे जो कमेटीज़ हैं ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आप एक स्टार बना लीजिए। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ 24 हैं, लोकसभा में कितनी, राज्यसभा में कितनी, इनके बारे में यहाँ पे बात होती है।
इसके बाद कमेटी ऑन पिटिशन है, कमेटी ऑन प्रिविलेजेस एंड एथिक्स कमेटी है, जो कमेटी टू इंक्वायर है, ये इनके बारे में चेक करती है। इसके बाद कमेटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, जो भी आपको पीछे मैंने टेबल पढ़ाया था उसी को बता रहा हूँ। कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस है, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, कमेटी ऑन पेपर लीड है। तो देखिए ये जो चीजें लिखी हैं इनको आप बस रफली एक बार पढ़ लीजिएगा। एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस नहीं आते, मतलब आपको रट्टाफिकेशन नहीं कहते कि सारी लिस्ट याद करिए कौन सी कमेटी कहाँ की है, क्या कर रही है, ये नहीं पूछते। किसी स्पेशल पर्पस के लिए कोई कमेटी बनी है, मान लीजिए जैसे कोविड था, कोविड से रिलेटेड हेल्थ डिपार्टमेंट की कोई कमेटी हो, या जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें से कोविड के लिए किसी ने पैंडेमिक के थ्रू काम किया हो, उस कमेटी का क्या रोल होगा, उसके कितने मेंबर्स होंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। हाउस कीपिंग कमेटी जो होती है, ठीक है, यहाँ पे सर्विस ले होती है, फैसिलिटीज चलती हैं, तो जो जो चीजें इनको दी जाती है, अलाउंसेस हो गए, इनकी सर्विसेज हो गए, इनके बारे में यहाँ पूरा डिस्कशन किया जाता है। एडहोक कमेटी जो होती है ये बेटा नॉन परमानेंट होती है ना, ये किसी इंक्वायरी के लिए बनाई जाती है, किसी पर्टिकुलर इंक्वायरी को लेकर बैठी होती है और उसी के लिए काम करती है, इसलिए बनाई जाती है। एडहोक कमेटीज होती हैं, ये टाइम टू टाइम बनाई जाती हैं, दोनों हाउस मोशन देते हैं, चेयरमैन इंक्वायर करता है, एडवाइजरी कमेटी होती है, ठीक है, और या तो एडवाइजरी कमेटी, ज्वाइंट कमेटीज, दोनों में से किसी को भी दिया जा सकता है, डिपेंड करता है मेंबर पे और लोकसभा पे कि ये किसको दे रहे हैं, जिसको देंगे वही इसको फॉलो करेगा। तो ये भी एक चीज होती है। दीज कमिटीज आर डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर एडहोक कमिटीज as much as they are concerned with the bill and procedure to be followed by them is laid down the rule of procedure। जो इसका रूल और रेगुलेशन है वो फॉलो होगा जो स्पीकर और चेयरमैन बोलेंगे। When a bill comes up before a house, जब भी बिल हाउस के सामने आता है for a general discussion, नॉर्मल डिस्कशन के लिए, it is open to that house to refer the select committee of the house and joint committee of two houses। तो ये डिपेंड करता है, ये डिसाइड करेंगे किसको देंगे, सेलेक्ट कमेटी को देंगे किसी स्पेशल पर्पस के लिए या किसी ज्वाइंट कमेटी को देंगे, ये हाउस को डिसाइड करना है, हम आप नहीं डिसाइड करेंगे। कमेटी खुद नहीं कहेगी साहब हमें ये दे दीजिए, उनको जिसका मन करेगा, जो डिसीजन मेकिंग में राइट दिखेगा वो उसको पकड़ा देंगे। A motion by this effect moved and adopted by the houses, तो वो बिल कंसिडरेशन में चला जाता है। इस रेफरेंस को फिर ज्वाइंट कमेटी को दिया तो कन्वे होता है कि भाई ज्वाइंट कमेटी को देना है, ज्वाइंट कमेटी अगर कंसीडर की गई तो उसको वो सारी चीज़ें दे दी जाएंगी, फिर इसका अमेंडमेंट वगैरह सब वही देखेंगे। जब वो ये कोई काम करते हैं, वेरियस एसोसिएशन होते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, वो इस चीज़ को उठा लेते हैं। जब बिल किसी के पास जाता है कंसिडरेशन के लिए तो कमेटीज अपनी रिपोर्ट सबमिट करती हैं, फिर मेंबर्स देखते हैं कि वो ओरिजिनल रिपोर्ट को फॉलो करेंगे या अमेंडमेंट फॉलो करेंगे या इनकी नई चेंजेस। कभी कभी कमेटी पूरा रिपोर्ट है बदल देती है, कहती है भैया देखो ये बिल आपका बेहतर है, इसके कंपैरिजन में बाकी आपकी मर्जी। तो कमेटीज जो काम करती है वो मैंडेशन नहीं है कि उसको कोई फॉलो करे, मैंडेशन नहीं होता, मैंडेटरी नहीं है उसको फॉलो करना, वो हम पर डिपेंड करता है हम उसे फॉलो करेंगे कि नहीं। फाइनेंशियल कमेटी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, इससे कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इसको पढ़ना जरूरी है। फाइनेंशियल कमेटीज में पहली कमेटी होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये बेटा 1921 से चल रही है, 1919 के एक्ट के थ्रू आई थी तब से चल रही है। इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। मेंबर्स पार्लियामेंट में हर साल बदलते जाते हैं, ट्रांसफरेबल वोट होता है, तो हर पार्टी को यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाता है। तो रिप्रेजेंटेशन है तो जाहिर सी बात है एक मिनिस्टर का है, उसमें मिनिस्टर 1 साल का है, उसमें मिनिस्टर पार्ट नहीं लेते, मतलब जो ऑलरेडी किसी पोस्ट पर मिनिस्टर बैठा है वो इसमें पार्ट नहीं लेगा। चेयरमैन जो कमेटी का है वो पहले क्या था, है ना, बाय द स्पीकर अपॉइंट किए जाते थे और वो रूलिंग पार्टी के होते थे। कब तक? 66-67 तक। बट इसके बाद अब इसको 67 से चेंज कर दिया गया, इसमें अपोजिशन पार्टी का ही अब चेयरपर्सन होगा। तो जो भी कमेटी बनती है पब्लिक अकाउंट के लिए, उसका जो वो होता है चेयरमैन, वो रूलिंग पार्टी के अपोजिट होता है। रीजी बात है यार, पब्लिक अकाउंट है, कितना खर्चा सरकार ने किया, किस बेसिस पे किया। अगर वहां पर आप किसी ऐसे बंदे को रख लो जो उनसे रिलेटेड है ही नहीं, अगर सरकार का ही बंदा रख लिया तो सर जैसे चोर है कोई और चोर को चोरी करने से रोकना है और एक चोरी को आप कोतवाल बना दो तो क्या होगा, या तो चोरी रुकेगी या और बढ़ेगी। तो यहां पर वही चीज है कि आप जिसका अकाउंट चेक करें उससे रिलेटेड कोई बंदा नहीं होना चाहिए, एकदम निष्पक्ष जांच होगी तो हमें पता चलेगा। तो ये रोल किसके पास आता है, ये फंक्शन जो है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के पास आती है। कैग बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है 5 में से, सीजीआई प्रेसिडेंट उनमें से कैग भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे देश के लिए बहुत काम करता है। कैग अपनी तीनों ऑडिट रिपोर्ट लेता है, प्रेसिडेंट को देता है। इस अवार्ड में सारा पब्लिक अंडरटेकिंग, ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंस, अकाउंट सबकी डिटेल्स कैग देते हैं। तो आने वाली 2 जो आगे कमेटीज हैं उनके बारे में भी कैग ही काम करते हैं। इसके बाद इनका फंक्शन क्या होता है, ये फाइनेंस देखती हैं, यूनियन गवर्नमेंट का अकाउंट देखती हैं, लोकसभा के सामने जो है एक्सपेंडिचर जो पार्लियामेंट ने सैंक्शन किए, फाइनेंशियल अकाउंट जो है यूनियन गवर्नमेंट के सामने दिखाते हैं, स्क्रूटनाइज करते हैं। कैग जो होते हैं इनको हेल्प करते हैं,
है ना, जो डिस्पर्स हुई मनी कहाँ पर गई, उस पर्पस में लगी कि नहीं लगी, एक्सपेंडिचर जो कंफर्म किए गए वो सही जगह हैं कि नहीं है, रीअप्रोप्रिएशन करते हैं अकॉर्डिंग टू रिलेटेड रूल, उन सबको चेक करते हैं। इसके बाद अकाउंट एग्जामिन करते हैं, ट्रेडिंग कंसर्न मैन्युफैक्चरिंग ऑडिट रिपोर्ट सब उसकी बनाते हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग की रिपोर्ट बनाते हैं, चेक करते हैं सही काम हुआ कि नहीं। फिर ऑटोनोमस सेमी ऑटोनोमस बॉडीज़ जो होती हैं वो कंडक्ट की जाती हैं, जो इस रिपोर्ट होती है उससे ऑडिटिंग की वो सारी वो एग्जामिन करते हैं। एग्जाम करने के बाद जो स्पेंड हुआ वो कैसे हुआ उसको देखते हैं। कैग जो होता है वो कमेटी का पार्ट नहीं होते, बट इन्हें असिस्ट करते हैं, गाइड करते हैं, फ्रेंड और फिलोसोफर होते हैं। मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरली डिटेल देते हैं कि भाई साहब ये चीज़ें आपको करनी है ताकि अकाउंट हम निष्पक्ष रूप से सामने निष्पक्ष रूप से सामने रख पाए। एस्टीमेट कमेटी देखिए ये भी 1919 में बनी थी, 1921 में सेटअप हुई थी, पर आज़ादी के बाद इसे बंद कर दिया गया था। 1950 में ये हमारे पास रीस्टार्ट हुई है। उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर से जॉन मिथाई साहब, उन्होंने इसको स्टार्ट किया। 25 मेंबर होते थे पहले इसमें 1956 तक। 1956 के बाद इसमें 30 मेंबर होने लगे। मैजिकली ट्विस्ट ये है, ये वाली लाइन आपको याद रखनी है, सारे मेंबर लोकसभा से, मतलब राज्यसभा इस कमेटी में कुछ नहीं करती, सारे काम लोकसभा के पास है। हर साल इसमें मेंबर्स चूज किए जाते हैं, सेम पार्टी का मेंबर हो सकता है कोई भी, चेयरमैन भी यहीं से आएगा लोकसभा से जब लोकसभा जुड़ी हुई है। यहाँ पर जो मिनिस्टर है वो यहाँ पर मेंबर नहीं बन सकता। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग ये बेटा 1964 से स्टार्ट हुई थी, रिकमेंडेशन देते हैं कृष्णा मेनन कमेटी ने। इसमें पहले 15 मेंबर्स होते थे, 10 लोकसभा से और 5 राज्यसभा से। इसमें भी 22 मेंबर कर दिए गए 1974 से, ये आपके याद करने वाली चीज़ है। और अब इसमें 7 राज्यसभा से होते हैं और 15 लोकसभा से होते हैं। ये मेंबर जो हैं पार्लियामेंट में हर साल चेंज किए जाते हैं। इनका अपना सिंगल प्रोपोर्शनेबल ट्रांसफरेबल वोट होता है जो गवर्नर एंड ऑल के लिए और राष्ट्रपति के लिए चलता है वही। पार्टी रिप्रेजेंटेशन इसमें होता है, सबका होता है, हर एक बंदा इसमें काम करता है। मिनिस्टर्स इसमें नहीं आ सकते, हर जगह नहीं आ सकते। कमेटी जो अपॉइंट होती है उसका जो हेड है वो कौन अपॉइंट करेगा, चेयरमैन अपॉइंट करेंगे, कौन से लोकसभा के स्पीकर साहब। इसके बाद ये कमेटी जो होती है राज्यसभा, इसमें चेयरमैन अपॉइंट नहीं कर सकता, जो राज्यसभा का मेंबर है वो आएगा, चेयरमैन नहीं बन सकता। पहले में बन सकता है, दूसरे में नहीं बन सकता और तीसरे में नहीं बन सकता। तो ये आपको याद रखना है कौन सी 3 ऐसी कमेटीज हैं जिसमें से 2 में चेयरमैन जो होगा वो लोकसभा का होगा, राज्यसभा का कोई भी मेंबर इसका चेयरमैन नहीं बन सकता। इसके बाद हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज। अगर बात करें तो पहले 17 रिलेटेड डिपार्टमेंटल कमेटीज थी, सेट की गई थी 1993 में। 2004 में बेटा इनको बदलकर 24 कर दिया गया। तो ये पहला पॉइंट है 1993 में। देखिए सोर्स मेरा नहीं है, ये अगर आप देखेंगे तो अनअकैडमी का सोर्स है, वहीं से स्लाइड उठाई गई है, तो आप अगर चाहें तो उसे देख सकते हैं, ये आपको गूगल पे इजीली मिल जाएगी। अब इनका मेन एग्जेक्टिव क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव इनका होता है कि चीज़ें कैसे और क्या की जा रही हैं। तो ये उस ऑब्जेक्टिव को प्रॉपर चेक करते हैं कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्या हो रही है, तो उन सब चीज़ों को यहाँ पर समझा जाता है। स्पेशल पर्पज़ के लिए 24 कमेटीज़ होती हैं, कुछ लोकसभा की हैं, कुछ राज्यसभा की हैं, हमको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ की बात करेंगे तो जैसे देखिए डिपार्टमेंट ने ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में अपनी रिपोर्ट दी थी। ये डिपार्टमेंटल परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी है, तो आउटब्रेक ऑफ पैंडेमिक जब हुआ था उस टाइम पे इन्होंने रिपोर्ट दी है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आयुष डिपार्टमेंट है, उसने दी थी। प्रेजेंट चेयरमैन जो थे उन्होंने इसको लिया था लोकसभा राज्यसभा में, तो वो चीज़ें थी। अब डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ की बात करेंगे। आज की डेट में बेटा टोटल कितनी है, 24। आज की डेट में टोटल डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ 24 हैं, 31 मेंबर होते हैं। 21 आपके बेटा लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। लोकसभा मेंबर ऑफ द लोकसभा नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर, और वहाँ पे चेयरमैन उसको अपॉइंट करते हैं, तो इसमें कोई बड़ी चीज़ है नहीं। अब जैसे देखिए आप देखेंगे कमेटी का एक मैंने एग्जाम्पल दिया, एक कमेटी बनी थी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 2020 में बनाई गई थी, उसमें लोकसभा के देखिए 21 मेंबर है, इसमें से 1 सीट वेकेंट थी, मतलब 21वां मेंबर नहीं लिया, और उसके बाद जो लास्ट के हैं वो 10 मेंबर है इधर से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो 21 और 10 का सीट चलता है, ये ऐसे बनता है, ठीक है। शशि थरूर साहब अपोजिशन के मेंबर हैं, इनको चेयरपर्सन इस कमेटी का बनाया गया था। तो कमेटी पे अपोजिशन पार्टी भेजेगी, एक रूल है, तो वही हमने फॉलो किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसे कमेटीज़ बनाई जाती हैं, इस तरह की रिपोर्ट होती है, आप इमेज देख सकते हैं। इसके बाद मिनिस्टर इज़ नॉट एलिजिबल, जो मिनिस्टर होगा वो इसमें नहीं पार्ट लेगा। अगर उसका नॉमिनेशन हो जाता है, तो अगर वो मिनिस्टर बन जाता है नॉमिनेशन के बाद, तो उसको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। 24 स्टैंडिंग कमेटीज़ में बेटा राज्यसभा के पास 8 हैं और 16 लोकसभा के अंदर काम करती हैं। 24 स्टैंडिंग कमेटीज़ में कुछ हैं
जो इनका काम होता है, जो भी डिपार्टमेंट है, कंसीडर द डिमांड्स एंड द ग्रांट्स, उसके बाद ये क्या करते हैं, टू कंसीडर द डिमांड्स फॉर द ग्रांट्स ऑफ कंसर्न ऑफ मिनिस्टर डिपार्टमेंट बिफोर दे डिस्कस वोटेड इन द लोकसभा। इनकी रिपोर्ट जो होती है वो यहाँ पे दी जाती है कट मोशन में। टू एग्जामिन द बिल जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का है, टू कंसीडर द एनुअल रिपोर्ट ऑफ मिनिस्टर, टू कंसीडर द नेशनल बेसिक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। तो इन सब का काम है, पर्पस होता है, देखिए नेशन चल रहा है तो उसमें कोई ना कोई डिस्प्यूट इश्यूज आते रहेंगे, तो उनको टैकल करने का इनको प्रॉपर काम दिया जाता है। पार्लियामेंट्री फोरम बेटा इसके बाद सेकंड पार्ट है। फोरम बहुत जरूरी चीज है। देखिए हमारे यहाँ कोई ना कोई डिस्प्यूट, कोई ना कोई इश्यूज चलते रहते हैं, कभी किसी से रिलेटेड, कभी किसी से रिलेटेड, कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा है, उसके लिए हम एक फोरम बना देते हैं, ठीक है। जैसे पहला फोरम हमारे यहाँ बना था यहाँ पर वाटर कंजर्वेशन का, उसके बाद 7 और आए हैं, तो टोटल अभी तक 8 फोरम बन चुके हैं। व्हाट आर दे प्रोवाइडेड द प्लेटफॉर्म फॉर द मेंबर्स सो दैट दे कैन इंटरेक्ट विद द मिनिस्टर एंड एक्सपर्ट एंड की ऑफिशियल फॉर द मीनिंगफुल डिस्कशन ऑन एनी क्रिटिकल इशू। जैसे यूथ हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है कि इनको हम कैसे प्रॉपर यूज करेंगे, चिल्ड्रन बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन, पब्लिक हेल्थ बहुत बड़ा कंसर्न है, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है, डिजास्टर मैनेजमेंट, आर्टिशन एंड क्राफ्ट पीपल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो ये सारी चीजें डिस्कस करने के लिए हम एक फोरम बना देते हैं, है ना। आज टोटल 8 फोरम हमारे यहाँ थे। फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम 2005 से आया। पार्लियामेंट्री फोरम जो पहला था वो वाटर कंजर्वेशन पे बनाया गया था। देखिए फोरम जो है किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बनाए जाते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर टॉपिक होता है तो उसके लिए हम फोरम क्रिएट करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे यूथ से रिलेटेड कोई मिशन आना है तो भाई यूथ के लिए हम क्या क्या करेंगे, वाटर कंजर्वेशन हम कैसे करेंगे, चाइल्ड केयर हम कैसे करेंगे, हेल्थ फैसिलिटीज हम कैसे बढ़ाएंगे। अब ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन के टॉपिक है, सिर्फ मिनिस्टर काम नहीं करेगा, इसमें एक्सपर्ट्स भी चाहिए। हम भाई IAIMS से डॉक्टर बुलाएंगे, अपोलो से बुलाएंगे, मेदांता से बुलाएंगे, ठीक है, SGPGI से बुलाएंगे, जितने भी टॉप मोस्ट हॉस्पिटल्स होंगे वर्ल्ड वाइड, इंडिया के वर्ल्ड क्लास, उनसे हम लोगों को बुलाएंगे। कभी कभार इंटरनेशनल एक्सपर्ट भी लाएंगे कि भाई आपकी कंट्री में हेल्थ फैसिलिटी सुधरी, हमारे यहाँ क्यों नहीं। तो ये सारी चीजें करने के लिए हम फोरम को क्रिएट करते हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम 2005 में बना था। उसके बाद पार्लियामेंट्री फोरम कंजर्वेशन, ये जो बने हैं 8 वो हमारे सामने हैं। तो आज के डेट में हमारे पास इतने फोरम हैं, ये आपके सामने है। इसको रट्टाफिकेशन एक बार कर लीजिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा फोरम कब आया तो आप दिखा सकते हैं, और कुछ नहीं। इसके बाद ऑब्जेक्टिव, टू प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर द मेंबर्स, ताकि वो एक दूसरे से बैठकर बात करें, रिजल्ट ओरिएंटेड मीनिंगफुल डिस्कशन हो कि भाई इस इशू का हम क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद सेंसिटाइज द मेंबर और द की एरिया ऑफ कंसर्न, उसका नॉलेज, इंफॉर्मेशन, टेक्निकल हाउ एंड डोज होते हैं, इस इश्यूज को उठाया जाता है। पार्लियामेंट्री रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज में, डिपार्टमेंटरी रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज में भी ये इश्यूज जाते हैं। इसके बाद डेटाबेस कलेक्शन होता है, NGOs को काम दिया जाता है, न्यूज़पेपर, यूनाइटेड नेशन, इंटरेक्ट उनसे किया जाता है। उसके बाद एक्सपर्ट्स बैठते हैं, फिर देखते हैं प्रेजेंट मीटिंग में क्या हो रहा है। ये मैंडेट है पार्लियामेंट्री, ये देखे कि फ्लोरा जो है उसको कैसे वो सही करेंगे, कैसे देखेंगे, किस तरह काम करेंगे। देखिए किसी भी नेशन के डेवलपमेंट के लिए उसके क्रिटिकल इश्यूज को भी समझना जरूरी है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी जानना जरूरी है। अगर इन सारी चीज़ों को हम नहीं जानेंगे तो हमें प्रॉब्लम जरूर होती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बेसिक चीज़ों को जानें, समझें और उस कॉन्सेप्ट को याद रखें। कंपोजिशन ऑफ द फोरम, स्पीकर जो लोकसभा का होते हैं वो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं किसी भी फोरम के, पहली चीज़ ध्यान रखिएगा। पब्लिक हेल्थ के चेयरमैन जो हैं, पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ वेरिएंट जो है उसके चेयरमैन राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट और स्पीकर। अब एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं, स्पीकर इज द एक्स ऑफिशियो को प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के होते हैं, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, कंसर्न मिनिस्टर, इन सबको यहाँ पर जोड़ा जाता है, एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट एंड ऑल। हर फोरम में 31 मेंबर होते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट, को प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को हटा दिया जाता है। इसमें 21 मेंबर होते हैं, जिसमें 10 राज्यसभा से आते हैं, ठीक है। 31 मेंबर होते हैं, 21 लोकसभा से आते हैं, 10 राज्यसभा से आते हैं। तो 21-10 का, जैसे पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंटली स्टैंडिंग कमेटीज हैं उसी तरह यहाँ पर भी चलता है। मेंबर्स जो होते हैं उनमें प्रेसिडेंट, को प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को छोड़ दिया जाता है। फोरम के नॉमिनेशन में स्पीकर, चेयरमैन दोनों लीडर वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज ग्रुप्स को नॉमिनेट करती हैं, उनकी नॉलेज और इंटरेस्ट को देख के। ड्यूरेशन फोरम का को टर्मिनस होता है, मेंबरशिप रिस्पेक्टिव हाउस के देखते हैं कैसे करना है। मेंबर में ऑल्सो रिजाइन, वो इससे रिजाइन भी कर सकता है चेयरमैन या स्पीकर को देखे। प्रेसिडेंट ऑफ द फोरम है ना, वो कंडक्ट करता है रेगुलर अप्रूव्ड प्रोग्राम मीटिंग, इन सब के बारे में कंसल्टेशन प्रेसिडेंट से की जाती है। इसके बाद मीटिंग जो फोरम की होती है वो टाइम टू टाइम होती है, पार्लियामेंट के सेशन के बीच में भी हो सकती है, ताकि हम बता पाएं कि फोरम में हमने क्या किया।
इसके बाद फंक्शन ऑफ द फोरम, जो फोरम बनता है उसके बेसिक फंक्शन क्या होते हैं। पार्लियामेंट्री फोरम जैसे वाटर मैनेजमेंट के लिए बनी थी, तो इन्होंने आइडेंटिफाई की प्रॉब्लम कि वाटर के सजेशन रिकमेंडेशन दिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, आइडेंटिफाई वे ऑफ इन्वॉल्विंग मेंबर इन द कंजर्वेशन एंड एग्यूमेंटेशन ऑफ द वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, ताकि स्टेट और जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसमें पानी के रिलेटेड समस्या को कैसे दूर किया जाए। तो ऑर्गेनाइज सेमिनार, वर्कशॉप और अवेयरनेस देने के लिए, टू अंडरटेक सच रिलेटेड टास्क जो इसको फिट करे, जो इसके लिए फिट होंगे, जो प्रोग्राम या टास्क इसके लिए हैं उनको यूज़ करना। इसके बाद पार्लियामेंट्री फोरम ऑन यूथ, फोकस करते हैं स्ट्रेटजीज की ह्यूमन कैपिटल को कैसे यूज़ करेंगे। देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत बड़ी चीज़ है, आज हमारे पास यंगेस्ट यूथ हैं, तो इनको हम अगर स्किल दे दें तो हमारा काम चलेगा। तो इस चीज़ के बारे में फिर अवेयरनेस देना, पब्लिक लीडर्स को ग्रास रूट लेवल पे काम करें, सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस ना, इंटरेक्ट करना रेगुलर बेसिस पे यूथ रिप्रेजेंटेटिव लीडर से, उनकी एस्पिरेशन, कंसर्न और प्रॉब्लम को समझे। तो कंसीडर वेज ऑफ इंप्रूविंग पार्लियामेंट आउटरीच, डिफरेंट सेक्शन और यूथ के उनके पार्टिसिपेशन को देखना। टू होल्ड कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल एकेडमीज एंड गवर्नमेंट एजेंसीज, उनसे बात करना कि इनके यूथ एम्पावरमेंट कैसे किया जाएगा। इसके बाद पार्लियामेंट्री फोरम फॉर चाइल्ड, चाइल्ड की अवेयरनेस, अटेंशन, क्रिटिकल इश्यूज, इफेक्ट जो उनको करते हैं उनके बारे में देखना, ठीक है, उनके डेवलपमेंट को सोचना। प्लेटफॉर्म देना पार्लियामेंट में, आइडियाज़, व्यूज़, एक्सपीरियंस, रिलेशन, चिल्ड्रन, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, इन सब के बारे में। पार्लियामेंटरिस्ट इंटरफेरेंस, इविल सोसाइटीज़ हैं, चाइल्ड इश्यूज़ हैं, इंटर एरिया, वॉलेंट्री सेक्टर, मीडिया, कॉरपोरेशन, इन सबको जोड़ना। पार्लियामेंट यूएन एजेंसीज से भी बात करती है इसके लिए कि क्या क्या इश्यूज़ हमारे साथ हैं, वर्ल्ड वाइड का है। टास्क, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट चलाना बच्चों के लिए। इसके बाद पब्लिक हेल्थ, फोकस करना कि कैसे हम हेल्थ चीज़ों को सही करेंगे, प्रिपेयर करना स्ट्रेटजीज, है ना, ग्रेट अवेयरनेस देना सेक्शन में कि हेल्थ, पब्लिक हेल्थ केयर अच्छी है। जैसे स्वच्छ भारत मिशन जो है वो कहीं ना कहीं सैनिटेशन के लिए वर्ल्ड हेल्थ की बात करता है। डायलॉग, डिस्कशन करना पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड एक्सपर्ट से, ठीक है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, है ना, एकेडेमिशियन, गवर्नेंस एजेंसीज, WHO, इन सबसे डिस्कस करना कि हेल्थ फैसिलिटीज़ को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के लिए बनाना, ग्लोबल वार्मिंग कैसे आ रही है, क्या इश्यूज़ हैं, इनको कैसे चेंज किया जा सकता है, कौन सी टेक्नोलॉजी बनाई जा सकती है, कैसे वर्क और सेमिनार डाल के लोगों को समझाना कि भाई ग्लोबल वार्मिंग के ये रीज़न है। जैसे कहते हैं एसी कम करो, तो लोग समझते नहीं है, अब उन्हें समझाने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि आप गैस चेंज करिए, कुछ करिए, टास्क लेना इससे रिलेटेड, ताकि ये ड्रीम फुलफिल हो पाए। इसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर क्या होता है, कैसे होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को इसके बारे में बताना, नेशनल इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ काम करना, न्यू टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करना, ऑर्गेनाइज करना सेमिनार, वर्कशॉप, पार्लियामेंट्री मेंबर को उनके बारे में बताना, जानना कि कॉज क्या होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। वेज मेंबर के अवेयरनेस डिजास्टर मैनेजमेंट का देना, कई सारे टास्क लेना ताकि ये चीज़ हो पाए। पार्लियामेंट्री आर्टिशन क्राफ्टमैन, जाहिर सी बात है हमारे यहाँ काम जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी है, ट्रेडिशनल वर्क, और इनको हमें बचाना है ना। प्लेटफॉर्म प्रेजेंट करना, उनको आइडियाज़ देना, उनके एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर प्रोग्राम चलाना, पार्लियामेंट में इंटरेक्शन करना, क्राफ्टमैन्स में जो वॉलेंट्री सेक्टर, मीडिया, कॉरपोरेट सेक्टर है उनका साथ देना, पार्लियामेंट में इंटरेक्ट करना, ठीक है, चीज़ें देखना कि यूनियन मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री लाइक खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, है ना, कोयर बोर्ड, काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपुल एक्शन, रूरल टेक्नोलॉजी, है ना, इन सब के एक साथ मिलके काम करना, डायलॉग करना, बातें करना, डिस्कस करना, क्राफ्ट का प्रमोशन कैसे होगा, इसके लिए एक्सपर्ट को बैठाना, इंटरनेशनल लेवल पे इसको आगे बढ़ाना। तो ये सारा फोरम का काम है। उसके बाद मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बनाना, जैसे रिव्यू करना, इनहेंस अवेयरनेस की पार्लियामेंट में ये देखना कि मिलेनियम डेवलपमेंट के लिए कौन से गोल हैं, कैसे फुलफिल होंगे, एक्सपर्ट्स की राय लेना, वर्कशॉप बनाना, इन सब चीज़ों को करना। उसके बाद पार्लियामेंट के साथ इंटरेक्शन करना, सिविल सोसाइटी की चीज़ों को समझना, हेल्थ में HIV, एड्स, मलेरिया, इन सब चीज़ों के बारे में डालना, चीज़ों को समझना, यूनियन एजेंसी के साथ बात करना हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स में, तो ये सब हेल्थ से रिलेटेड है, उन सब चीज़ों को देखना। तो देखिए, जब भी कोई चीज़ आप करते हैं तो उसको करने का एक तरीका होता है। फोरम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि कोई भी सोशल इश्यूज़ या इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं हमारी कंट्री में, जैसे पेंडेमिक आया, उसके बाद हेल्थ फैसिलिटीज़ को कैसे इंप्रूव करेंगे, आज रोजगार की कमी है तो हम क्राफ्टमैनशिप कैसे बढ़ा सकते हैं, लोगों को उनके ट्रेडिशनल वर्क में कैसे आगे बढ़ा सकते हैं ताकि वो प्रॉपर मैनर में काम कर पाए। इन सब चीज़ों को जोड़ के देखने की बात यहाँ की जा रही है ताकि चीज़ें राइट डायरेक्शन में चल पाएँ और किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सारी बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पर। तो आज इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। आज मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो ये मेरी इंस्टाग्राम ID है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए गॉड ब्लेस यू और टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।